मैं लाल तारकेश्वर नाथ सहदेव ग्राम लटमा विस्थापित परिवार में से हूँ। हम लोग परिवार में मेरे पिताजी, चचा और हम लोग 2 भाई 3 बहन हुआ करते थे। अभी तो पिताजी, चचा नहीं रहे, माँ पहले ही गुजर गई थी। हम हैं, बड़े भैया भी नहीं रहे। बहन लोग का भी शादी हो गया, उन लोग भी, एक बहन बची है, बाकी 2 बहन गुजर गई। हम लोग सहदेव परिवार में से हैं। बड़े भैया का भी पढ़ाई, उस समय तो यहाँ पूरा देहात हुआ करता था, स्कूल भी नज़दीक में था नहीं। रांची में वो मैट्रिक तक पढ़े। हमारा उम्र करीब करना वही 10-11 साल का था जब हम लोग का बस्ती में कुछ हलचल होना शुरू हुआ। नए नए लोग आना शुरू किए। उस समय तो पूरा देहात हुआ करता था। रांची से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर में लटमा बस्ती था। तब फिर पता चला कि भाई यहाँ कुछ निगम स्थापना होने वाली है, लोग आ रहे हैं, ज़मीन का चयन हो रहा है, नापी जोखी हो रहा है। क्योंकि उस समय पहले तो देहात में अफसर लोग का आना होता नहीं था और आज़ादी के तुरंत लगभग 10-12 साल के अंदर ही ये सब जब शुरू हुआ तो लोग सतर्क हुए कि क्या बात है, नए नए लोग आ रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं चारों तरफ। तो पता लगाया तो उनसे संपर्क किया गया तो ये लोग बताए कि यहाँ कारखाना होने जा रहा है। तो एशिया का सबसे महान माने मदर इंडस्ट्रीज हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट का यहाँ कारखाना खुलने जा रहा है। सो इस ज़मीन को चयन किया गया है कि यहीं पर वह फैक्ट्री बनेगा। तो शुरू में तो हम लोग को बहुत अटपटा लगा। लोग ये करने लगे कि फैक्ट्री बनेगा, हम लोग का क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर सबको समझाया गया कि देखिए यहाँ का विकास होगा, फैक्ट्री में बहुत तरक्की होंगे, बहुत बड़ा संस्थान होगा, आप लोग को यहाँ से भी स्थापित कर अन्यत्र बसाया जाएगा। फिर भी लोग अपना ज़मीन जगह छोड़ने के वास्ते, कोई भी आदमी थोड़ा ये होता है कि अपना जो पुश्तैनी मकान है, अपना रहती ज़मीन है, वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा तो हम लोग का फिर भविष्य क्या होगा, इसके बारे में चिंतित थे। लेकिन उस समय बहुत सारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग का जीवन स्तर सुधर जाएगा, बहुत अच्छा विकास होगा, डेवलप होगा। ज़मीन का नापी वगैरह शुरू हो गया। फिर बात हुई सबको विस्थापन करने का। तो उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे सब भाई बहन। पिताजी, चचा और भी बहुत पूरे गांव के लोग सब एक जगह बैठ के सब विचार किए, सब ये किया। तो चूँकि उस समय सरकार और जनता के प्रति एक अलग तरह का भावना था, अभी के ऐसा नहीं। लोग सरकार का बात को माने वजन देते थे, उसका माने वैल्यू रखते थे। बोले सरकार जब चाह रही है तो ज़मीन तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर भी कुछ इस तरह का बैठक हुआ तो उसमें निगम के तरफ से तो जितने IAS वगैरह अफसर थे और ग्रामीण में अधिकतर पढ़ाया कहिए तो अनपढ़ ही थे। उस समय हमको नहीं लगता है कि मैट्रिक पास कोई एक आदमी भी रहा होगा। तो इस तरह का बात होते गया। फिर विस्थापन हुआ। हम लोग बच्चे थे जो पढ़ने के उम्र में थे, हम लोग का तो पढ़ाई एकदम चौपट हो गया। हमारी जो पर्सनल अपना जो ही हुआ, हमको भेज दिया गया अपना फुआ के यहाँ सरायकला। वहीं एलाल गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल से हम मैट्रिक तक 71 में मैट्रिक पास किया। उसके बाद फिर यहाँ आए। तो जब मैट्रिक पास करके यहाँ आए, यहाँ कॉलेज में पढ़ने की बात हुई, उस समय तत्काल यहाँ एक वैकेंसी निकला निगम में टाइम कीपर का। तो हम उसमें अप्लाई कर दिया।
अप्लाई किया, सिलेक्शन भी हो गया। क्योंकि हमारे तरफ से कोई बैकिंग, कोई वैसा पैरवी नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते मेरा बहाली नहीं हुआ। एक नोटिस हमको मिला कि आपका सब चयन अच्छा से हुआ है, आपका ओरल में माने इंटरव्यू में सब आपका ठीक है, लेकिन जगह अभाव के चलते आपको नहीं लिया जा रहा है। तो हम फिर अपना कॉलेज का पढ़ाई ये किए, वो भी फर्स्ट ईयर करके ही ख़त्म हो गया पढ़ाई, क्योंकि घर में ऐसा सुविधा नहीं था, नहीं पढ़ाई हो सका। एक्वायर के समय जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का हवाला दिखाया गया हम लोग को कि उसी के तहत आपका ज़मीन जा रहा है, तो ज़मीन लेने का उद्देश्य जो हम लोग को सूचना दिया गया उसमें कि आपका ज़मीन लोहा कारखाना बनाने के नाम से लिया जा रहा है। लिखित सूचना हम लोग के पास लोहा कारखाना के वास्ते हमारा किस प्लॉट को किस काम के लिए वास्ते लिया गया है उस पूरा दर्ज है। जो भी मैंने हटिया विस्थापन में लगभग 32 गांव का ज़मीन गया है, जिसमें 9-10 गांव तो पूर्ण विस्थापित हो गए, बाकी सब प्रभावित हुए, आंशिक रूप से उन लोग का ज़मीन गया। लेकिन जो भी ज़मीन गया सबको अलग अलग उद्देश्य से और हर प्लॉट को किस काम से लिया जा रहा है उसका सूचना दिया गया। मुख्यतः यहाँ 4 उद्देश्य थे। लोहा कारखाना एक नंबर में था, दूसरा में था ये टाउनशिप, ये निगम का जो क्वार्टर वगैरह बनेगा उसके बारे, तीसरा में था रेलवे, और चौथा में डैम। इन 4 विशेष 4 उद्देश्य से ही यहाँ ज़मीन अधिग्रहण किया गया। तो अभी जो जहाँ हम लोग बसे हैं इस जगह को दिखा के यहाँ पर इसको प्लॉटिंग किया गया, अलग अलग 20-20 डिसमिल का करके चूना से दाग दे दिया गया, और आनन फानन में सबका माने दरवाज़ा में गाड़ी लगा दिया गया कि सब अपना सामान निकालिए। तो उस समय तो पूरा वैसा अभी जैसी स्थिति थी नहीं, लोगों का जीवन स्तर एक अलग तरह का था। सब अपना चादर वगैरह में सामान बांध उध के गाड़ी में लाद दे के यहाँ ले लाए। तो वहाँ पर अधिकतर मैक्सिमम हमको लगता है 85% ट्राइबल थे। हम लोग जनरल में बहुत कम ही लोग थे, 80-85 का 90% कहिए सब ट्राइबल ही थे। तो लाके यहाँ सबको रख दिया गया, सब ऐसे ही छोटा छोटा झोपड़ी बना के रहे। मकान हम लोग का तोड़ दिया गया। मकान का भी जो सामान सब हम लोग यहाँ लाए उसका भी हम लोग से रेंट लिया गया। उस समय तो जब हम लोग को यहाँ लाया गया कोई भी किसी तरह का यहाँ सुविधा नहीं था, न पीने का पानी का सुविधा था, न रहने का मकान था। यही बगल में नदी का पानी ही उस समय लोग पी के यहाँ पर अपना ये किए। उस समय छोटे थे इसलिए हम लोग को उतना समझ में तो उस समय नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन सब अपना उसी तरह से मकान वकान बनाना शुरू किए। सरकार के तरफ से हम लोग का मकान को किसी तरह का सुविधा नहीं दिया। जो ज़मीन यहाँ प्रति व्यक्ति जो बैग्स थे उनको 20 डिसमिल करके ज़मीन दिया गया, और जिसका कीमत लिया गया हम लोग से। कीमत लेके एक वो रसीद दिया गया कि आपको 20 डिसमिल ज़मीन का उस समय का जो निर्धारित कीमत था वो लेके दिया गया। लोग उसी में उस समय कच्चा ही मकान बनाए, पक्का तो एक भी मकान नहीं था। जो हम लोग का ज़मीन जो लिया गया उसमें मेरा ज़मीन में लगभग 10% ज़मीन फैक्ट्री के अंदर आया, बाकी 90% ज़मीन खाली रह गया जो फैक्ट्री के बाहर रहा। हम उसी समय से अपना खाली ज़मीन में खेती करना शुरू कर दिए,
और उसी से करते करते फिर मेरा परिवार हुआ। मेरा परिवार में 3 बच्चियाँ, हम लोग, मैं, मेरा वाइफ। समय का ये, मैं पिताजी भी गुजर गए, चचा भी गुजर गए, हम लोग दोनों भाई अलग अलग हो गए। बड़े भैया का तो नौकरी लग गई, हमको नौकरी नहीं लगा, तो हम वही खाली ज़मीन में ही अपना जीविका का साधन बना लिए। तो उसी तरह चल रहा था। हमेशा अपना निगम में कि कोई सर्विस मिल जाए, किसी तरह का सेवा का सुविधा हो जाए, बराबर संघर्ष करते रहे, लेकिन अंत तक हमको नहीं मिला। एचईसी जब फुल फेज में चल रहा था, उस समय 22,000 से ऊपर यहाँ एम्प्लॉय थे, परमानेंट एम्प्लॉय, जो अभी घट के लगभग 2,000 2,500 हो गए हैं। क्या स्थिति है देखिए। उसके बाद यहाँ स्मार्ट सिटी, एचईसी तो बना था बहुत बड़ा उद्देश्य के वास्ते। ये रूस और चेकोस्लोवाकिया मिल के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय ये जवाहरलाल नेहरू जी इसका शिलान्यास किए थे। ये बहुत बड़ा माने प्रोजेक्ट के रूप में या बहुत बड़ा संस्थान के रूप में इसको लिया गया था। हमको लगता है शायद उसी के वास्ते इतने ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण कर लिए गए थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का नियत बदलता गया, सरकार का नियत बदलता गया। देखिए, इसको मदर इंडस्ट्रीज कहा गया था कि जो कारखाना बनाने वाला कारखाना, ये अपना कोई सामान बना के बाजार में नहीं बेच सकता है। ये बड़े पूरा टोटल ऑर्डर पर चलने वाला कारखाना था कि कहीं कोई कारखाना बन रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई बड़ा ये मशीनरी बन रहा है, तो उसका सामान ही बनाएगा, तो जो ऑर्डर आएगा उस पर ही निर्भर रहेगा। तो इस हिसाब से इसका जो ये है, माने जो ऑर्डर पर है, तो ऑर्डर पर बनाने वाला सामान में हमारा ख्याल से जो फायदा होने वाला वैसा नहीं हो सकता है। कहे तो मान लीजिए इसको 10 गो सामान बनाने का ऑर्डर आया है, तो उसका वो कीमत तय हुआ कि ये 100 रुपया में 10 सामान बना देगा। 10 सामान ये शुरू किया, उसका ढलाई किया, 2 गो सामान उसमें रिजेक्ट हो गया, उसमें यह हो गया या क्रैक हो गया, तो जो 2 सामान का जो घाटा है, वो जो बाकी 10 सामान का कीमत में कैसे मेकअप होगा, वो तो हो नहीं सकता है। इसलिए इसमें फ़ायदा का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी आप व्यवहारिक तौर पर भी देखिए तो माँ का काम है देना, माँ का काम लेना नहीं है। जो माँ जो शब्द है मदर जो शब्द है, उसका माने ही है कि वो देना। हमेशा माँ दी है, ली नहीं है। तो मदर इंडस्ट्रीज का भी तो वही है कि ये इसको यदि कहा जाए कि ये फायदा में चले तो हो नहीं सकता है। अब होगा कि इसको जब लॉस में जा रहा है तो इसको बचाना भी है। अभी केंद्र सरकार की तरफ से है कि एचईसी लॉस में जा रहा है। जब उसी समय आपका ये जब वाजपेयी जी का सरकार बना था, उस समय भी ये बात आया था कि जो कारखाना लॉस में जा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो भाई कारखाना बंद कर दिया जाए तो कौन कारखाना को बंद कर दिया जाए? मदर इंडस्ट्रीज को आप बोलिएगा फायदा में चलेगा तो फायदा में चल नहीं सकता है। इसका देखिए जो योगदान है, वो पेटेंट टैक्स से लेके आपका चंद्रयान तक का इसका योगदान है। एचईसी कोई मामूली फैक्ट्री नहीं, बहुत तरह का मशीन का सामान ही बनाता है और बना के दिया भी है। यहाँ तो एगो और भी डिफेंस का भी एगो प्लांट चलता था ऐसा का भी, जिसको बंद कर दिया गया। बहुत सारे प्लांट बंद हो गए, खाली जान भर बचल है। तो जो एचईसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है देश का निर्माण करने का, फैक्ट्री को निर्माण करने का, आपका पैसा कमाने का इसका कोई हमको हमारे ख्याल से ये नहीं है। तो इस पर जो लॉस हो रहा है तो सरकार को चाहिए ना। अभी देखिए सर, जो जितना बहुत सारे लोगों का तनख्वाह भी बाकी है, जिसको इन लोग ये कर रहा है कि ज़मीन बेच के पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार बोलती है कि एचईसी को पुनरुद्धार के वास्ते मेरे पास पैसा नहीं है। सर हमारे तरफ से कहना है
कि जब आप बांग्लादेश को मदद कर सकते हैं, जब आप इराक को मदद कर सकते हैं, अफगानिस्तान को मदद कर सकते हैं, श्रीलंका को मदद कर सकते हैं, अभी जो तुर्की में भूकंप हुआ वहाँ 4 गो प्लेन भेज के वहाँ हॉस्पिटल खोल के उसका आप पुनर्निर्माण कर सकते हैं, और अपना मदर इंडस्ट्रीज लॉस में जा रहा है, उसके वास्ते आप जमीन बेचेंगे? ये कौन सा नियम है? ये कौन सा माने नीति चल रहा है यहाँ? तो सरकार ये HEC जो है शुरू से लॉस में चल रहा है। हमारे पास एक पेपर है जो रांची एक्सप्रेस का ये है, जो माने HEC 63 में स्टार्ट हुआ, 68 में ये 5 करोड़ का लॉस में गया। सोचिए 3 बरस में 5 करोड़ का लॉस, तो ये तो लॉस में ही चलने वाली फैक्ट्री है। ये जो फैक्ट्री बना सकती है तो इसको तो मदद चाहिए ना बाहर से। यदि कहीं से इसको सोर्स नहीं हो जो इसको सपोर्ट नहीं करे तो चलेगा कैसे? और यदि वैसे ही है इसको कि अपना कमाई से चले तो 5 गो प्लांट और खोल दो, जैसे टाटा चल रहा है, जैसे आपका स्टील फैक्ट्री वगैरह चल रहा है, आपका राउरकेला चल रहा है, बोकारो चल रहा है, वैसे इसको भी 5 गो और प्लांट खोल दो जो अपना सामान बना और बाजार में बेचे, अपना उत्थान करे। तो वो नहीं, जमीन बेच के इसका पुनरुद्धार हो। और जमीन बेचना माने हम जो देखें, जो मेरा अनुभव है, आज तक कोई कह नहीं सकता है कि जमीन बेच के एक भी नया मशीन फिट किया है। सिर्फ दिखावा के वास्ते जमीन बेच रहा है और सब पैसा न जाने कहाँ इन लोग खपा रहा है, क्या कर रहा है। यूनियन बाजी में भी कारखाना ख़त्म है। जब कोई चीज़ का व्यवस्था ही ठीक नहीं हो, शुरू से ही इसको सरकार लूटने ही का ये में किया, तो कर्मचारी तो लूटेंगे ही, कर्मचारी तो लूटेंगे ही। आप इसको दे रहे हैं, केंद्र सरकार से मिल रहा है 5 करोड़ रुपया इसका उत्थान के वास्ते, हाँ, तो इसको मिलता है उसमें 3 करोड़ 2 करोड़ रुपया रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट करेगा का? 3 करोड़ पा रहा, 5 करोड़ रिसीव कर रहा है, तो वो तो 2 करोड़ अपने खा जाएगा, 1 करोड़ में लगाएगा। इस तरह का बहुत सारे इसमें खामियां हैं जो जांच का विषय है। यदि इस पर जांच हो, कमेटी बैठे, इसका जांच हो, तब पता चलेगा कि HEC डूबने का क्या कारण है। ये डूब नहीं रहा है, इसको डुबाया जा रहा है, इसको डुबोया जा रहा है। ये अपने से जो इसका मैंने पतन हो रहा है सो बात नहीं, जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत इसका पतन किया जा रहा है। यहाँ विस्थापितों का जमीन जो अधिग्रहण किया गया है उस पर बिजनेस खोल के इसको लूटा जा रहा है। इधर जब तक बिहार था तब तक तो हम लोग को एक ही वो था कि बिहार झारखंड को लूट रहा है, बिहार झारखंड को लूट रहा है। जितना यहाँ का बिजली बिहार चल जा रहा है, यहाँ का पैसा बिहार चल रहा है, जो झारखंड का खनिज है वो बिहार चले जा रहे हैं। लेकिन यही बचाने के वास्ते झारखंड को अलग किया गया है कि झारखंड जो है यहाँ पर का 1 इंच जमीन खाली नहीं, यह खाली माइंस से भरा हुआ है। हर तरह का आपका यहाँ पर बॉक्साइट से लेके काइनाइट से लेके माने आयरन ओर, ये आपका अबरक जो भी कहिए, तांबा सोना चांदी सब है यहाँ पर। लेकिन इसको बचाने के वास्ते झारखंड अलग किया गया। तो जो झारखंड बना, जो विश्व में झारखंड बना, हमको लगता है कि जितना बिहार के टाइम में इसका दोहन हुआ उससे अधिक दोहन ये जो आपका 20-22 साल में उससे ज़्यादा दोहन हुआ है। माने जब से झारखंड अलग हुआ है इसका स्थिति और बदतर हो गई है। देखो तज्जुब का बात है कि झारखंड ही शायद प्रजातंत्र में एक ऐसा राज्य है जहां निर्दलीय मुख्यमंत्री बना। निर्दलीय मुख्यमंत्री मधुकोड़ा जो जेल भी गए। तो सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि जो निर्दलीय मुख्यमंत्री जिसको जो लोग बनाए, निर्दलीय बन नहीं सकता है, उसको कोई बनाया। तो जो मुख्यमंत्री बना निर्दलीय, वो जब माने अनियमितता में जेल गया तो जो उसको लोग बनाए
उन लोग कितने अनियमितता किए होंगे, उन लोग कितने लूटे होंगे। ऐसे ही तो इसको नहीं बना दिए, लेकिन किसी का नाम नहीं आया, सिर्फ मधु कोड़ा। तो ये माने यदि गंभीरता से इसको देखा जाए, एक निर्दलीय मुख्यमंत्री झारखंड में हो सकता है, माने झारखंड का दोहन कितना हो सकता है। यहाँ शुरू से ही जमीन लूटने की एक नीति चल रही थी। जब यह बिहार था, जब ये संयुक्त बिहार में था, उस समय ये जो क्वार्टर बेचने की बात हम इससे पहले बोले, उस समय जो विरोध किया गया, उस समय यहाँ राणा संग्राम सिंह से यूनियन में, अभी भी है राणा संग्राम सिंह, तो वो एक आवाज़ उठाए, मैनेजमेंट को बोले कि रैयत का ज़मीन खरीदे नहीं हो, ये एक्वायर ज़मीन है, अधिग्रहित ज़मीन है, ये खरीदा हुआ ज़मीन नहीं है, इसको बेच नहीं सकते हो। यदि बेचने का है तो पहले रैयत से ज़मीन खरीदो। तब यहाँ एक चाल चले लोग, उस समय लालू प्रसाद थे चीफ मिनिस्टर, ये 96 का बात है, 96 का, 1996 का। इन लोग एक डीड ऑफ कन्वेंस कर दिए, 24 गांव का ज़मीन को एक डीड ऑफ कन्वेंस कर दिए। वो रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ, चूँकि रईस से ज़मीन रजिस्टर्ड किया नहीं गया है, इसलिए वो रजिस्टर्ड डीड तो हो नहीं सकता है। एक सादा डीड लोग डीड ऑफ कन्वेंस कर दिए, और उसके साथ साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन बना दिए। वह टर्म्स एंड कंडीशन जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो सरकार को ज़मीन लेने का अधिकार है, तो अधिकार के साथ उस अधिनियम में कुछ कर्तव्य भी है कि जो ज़मीन खाली रह जाएगा, या जो ज़मीन मान लीजिए कारखाना बनने के बाद कारखाना फेल हो गया, तो ज़मीन का क्या होगा, ये सब पूरे प्रावधान हैं। जैसे अधिग्रहित ज़मीन को लीज में नहीं दिया जा सकता, अधिग्रहित ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता है, उद्देश्य से परे निर्माण नहीं किया, ये जितने तरह के भी जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम में ज़मीन मालिक के साथ रैयतों के फेवर में जितने भी तरह के माने प्रावधान थे, सबका उल्टा एक टर्म्स एंड कंडीशन इन लोग बनाया हो है मेरे पास, हम यहाँ से निकाले हैं, RTI करके सर्टिफाइड कॉपी है, उसको देखिएगा। जितना भी रैयतों के हक में जितने भी चीज़ थे, सबका उल्टा वहाँ कर दिया है। उस टर्म्स एंड कंडीशन में वो ज़मीन को लीज में दे सकता है, ज़मीन को बेच सकता है, ज़मीन का नीलामी कर सकता है, वह किसी तरह भी अपना निर्णय कर सकता है। इस तरह करके ये लालू प्रसाद के टाइम में हुआ है। ये लैंड बैंक बड़े बड़े कारपोरेट को दिया जाएगा, बड़े बड़े कंपनी को दिए जाएंगे। ये ज़मीन लूटने का, ये झारखंड का ज़मीन को लूटने का एगो जरिया बना दिया है इन लोग कि एक्वायर तो हो नहीं सकता है, रैयत अपना ज़मीन छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से बंगाल वगैरह में हुआ, यहाँ भी कुछ अधिग्रहित ज़मीन को वापस करवा लिया गया। लोग माने अपना जिद में हैं कि जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। तो इस हालत में कैसे ज़मीन इनसे लूटा जाए, तो उसके वास्ते इन लोग किया क्या, गैर मजरूआ ज़मीन जो कोई ज़मींदार या कोई राजा का हुआ करता था, पर्सनल ज़मीन, उसको सबको लैंड बैंक में डाल दिया। उस पर भी लोग, आदिवासी लोग का काफ़ी आपत्ति है कि भाई यदि कोई ज़मीन को खाली रखे थे, ज़मीन खाली था, तो वह ज़मीन बस्ती का ही काम में आता था। बस्ती के जानवर उसमें चलते थे, बस्ती का किसी तरह का बड़ा प्रोग्राम हुआ तो उस सब ज़मीन में हुआ करता था। बहुत तरह का उस ज़मीन से बस्ती को वाले को फ़ायदा था, जिसको सबको लैंड बैंक में दे के और उस सब ज़मीन का नीलामी किया जाएगा, सब में बिजनेस किया जाएगा। कि ज़मीन लूटने का एक जरिया इन लोग बना लिया है। जैसे रघुवर दास के टाइम में जितने भी गैर मजरूआ ज़मीन को सबको लैंड बैंक में डाल दिया। जमीन अधिग्रहण लगभग टाइम सरकार के टाइम में ही जमीन भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना, जिसमें 4 गुना कीमत देने के वास्ते सरकार तैयार हुआ, फिर भी रैयत जमीन देने के वास्ते तैयार नहीं हुए। तब इन लोग क्या क्या एक भूमि बैंक बनाया, भूमि बैंक,
जिसमें जितने भी गैर मजरूआ जमीन है सबको जीएम लैंड जिसको बोलते हैं सबको भूमि बैंक में डाल दिया गया। जब भूमि ये जो जमींदारी भेस्ट हुआ आज़ादी के बाद, जब जमींदारी भेस्ट हुआ उस समय लैंड वेस्टिंग एक्ट में जमींदारों को या राजा को एक माने अधिकार दिया गया कि आप कितना अनकल्टिवेटेड लैंड अपने नाम से रख सकते हैं। तो जो राजा या जमींदार जितना भी अपना 25 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ जो भी सब अलग अलग ये में है, जब उनको रखने का अधिकार लैंड वेस्टिंग एक्ट में दिया गया तो उन लोग अपना रखे, जिसको गैरमजरूआ मालिक या गैरमजरूआ खास कहा गया। गैरमजरूआ 3 तरह कैटेगरी में ऐसे खास दूजे हैं, गैरमजरूआ मालिक और गैरमजरूआ आम। तो गैरमजरूआ मालिक और गैरमजरूआ ये खास जो एक कैटेगरी में आता है, उसको जमींदार को दिया गया है कि आप उसको रख सकते हैं। जब जमींदार को माने लैंड वेस्टिंग एक्ट में अधिकार दिया गया कि आप कितना अनकल्टिवेटेड लैंड रख सकते हैं, तो अपना हिसाब से वो रखे, कोई 100 रखे, कोई 50 रखे, कोई 30-40, कोई ऐसा ये नहीं है। उसको सबको रघुबर दास के टाइम में लैंड बैंक बना के जितने भी गैरमजरूआ आम खास गैरमजरूआ मालिक सबको भूमि बैंक में डाल दिए। जिनका रसीद कटता था, मालगुजारी देते थे लोग, रेंट देते थे, वो सब भी बंद कर दिया गया। और जिसका माने प्रतिक्रिया स्वरूप कहिए या जिसका परिणाम कहिए, अभी सरकार कहीं भी जमीन अधिग्रहण करने में नाकाम है। अभी जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया है, जमीन का मूल्य से 4 गुना कीमत देने के बावजूद भी जमीन देने के वास्ते लोग तैयार नहीं है। तो हम अपने नज़र से देख रहे हैं, यहाँ ना कोई सरकार का चल रहा है ना कोई पार्टी का चल रहा है। जो भी है सब आईएएस जो चल रहा है। सरकार बदल रही है, पार्टी बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। झारखंड अलग होने के बाद सब बदला है, पार्टी बदले हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं, सरकार बदली है, लेकिन काम वही, ऑफिस वही, फाइल वही, अफसर वही, आईएएस वही, काम में कोई अंतर नहीं। जो यहाँ झारखंड में देख रहे हैं, भूमि लूटने का, जमीन को लूटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उच्च अधिकारियों के या आईएएस लोगों के तरफ से, ये कहिए एगो मेरा दुर्भाग्य है या झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ आईएएस पलायन नहीं है। 1-2 है भी तो ट्राइबल में है, जनरल कास्ट में एक भी आईएएस नहीं है। जमीन लूटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और जिसका वजह है कि झारखंड का अनपढ़ होना, झारखंड का लोगों का क्या कहिएगा, माने ये बिजनेस माइंडेड नहीं होना, माने ये तो सब दिन ट्राइबल एरिया रहा है, मैक्सिमम ट्राइबल हैं, जनरल लोगों की बहुत कम संख्या है। उसी का गलत फायदा सरकार के तरफ से ट्राइबल को लूटा जा रहा है, ट्राइबल का माने अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। तो ये जो विस्थापन जो है ना, वो यहाँ जिस तरह से हम देख रहे हैं, हत्या विस्थापितों के जो स्थिति है, जो यहाँ का अनुभव हमको अपने से है, एक विस्थापित होने के नाते खुद मेरा ज़मीन गया है, मेरा मकान गया है, उस नाते जो मेरा अनुभव है, झारखंड में विस्थापन एक अभिशाप से कम नहीं है। ज़मीन लेने से पहले तो बहुत तरह के आश्वासन दिए जाते हैं, बहुत तरह का माने ख्वाब दिखाया जाता है, लेकिन ज़मीन लेने के बाद जो विस्थापितों की दुर्गति होती है, वह अभी यहाँ हम विस्थापितों को देखने में मिल रहा है। यहाँ हुआ का शुरू से ही, जब से बने कारखाना बना, जब से हम लोग का विस्थापन हुआ, उस समय से ही विस्थापित संघर्षरत रहे प्रशासन और प्रबंधन के साथ। कभी किसी का कोई किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ। जितने भी अपने आपत्ति किए, चूँकि उस समय अधिकतर आईएएस ही यहाँ पर सभी कर रहे थे, लोग समझ नहीं पाए कि क्या इन लोग का चाल है।
जितने भी गांव विस्थापित हुए सबको अलग अलग दिशा और दूरी में बसा दिया गया। हम लोग को कंपनसेशन हम पहले तो बोल चुके हैं कि अंडर प्रोटेस्ट मैंने आपत्ति सहित मुआवजा लिए हैं, बाद में उसको प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन ऐसा अलग अलग दिशा और दूरी में सबको ज़मीन उपलब्ध करा दिया गया। पुनर्वास किसी का नहीं हुआ, सिर्फ सबको ज़मीन उपलब्ध करा दिया गया जिसका कीमत हम लोग से लिया गया। मकान या किसी तरह का पुनर्वास हम लोग को आज तक नहीं मिला है। तो फिर कोई ना एकजुट हो पाए ना आपत्ति कर सके, उसी तरह अभी तक चलते जा रहा है। अभी भी लोग संघर्षरत है। हमको जो ज़मीन दिया गया है, यहाँ ज़मीन पर अभी हम हैं जो है, यहाँ नक्शा पास नहीं होता है। कितना हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हमको बसने के वास्ते ऐसा ज़मीन उपलब्ध किया गया जो ग्रीन लैंड है, जिसमें नक्शा पास नहीं होता है। तो हम रहेंगे कहाँ? हमको कहाँ बसने के वास्ते दिया गया? क्या गाछ के नीचे बसें? माने नैतिकता का भी एगो हद होती है कि आदमी को बसने के दे रहे हैं, वो भी ग्रीन लैंड में बसा दिए, नक्शा पास नहीं होता। यहाँ सबका होल्डिंग लिया जा रहा है लेकिन किसी का नक्शा पास नहीं है। छप्परबंदी सबका टैक्स लिया जा रहा है, हम भी देते हैं, लेकिन नक्शा पास नहीं है घर का। किसी भी दिन हमारा मकान को अवैध घोषित कर सकता है, क्योंकि निगम के अंदर नक्शा पास नहीं है। जो घर का नहीं है उसका कोई गिनती नहीं है। जो विस्थापन की जो स्थिति जो यहाँ लटवा में हुआ, वह वाले क्या कहें, उसको शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता है। लोग कि कोई भी बिजनेस माइंडेड तो थे नहीं, यहाँ के लोग सब खेती बाड़ी में ही अपना जीवन बिताए थे। तो सब उसी तरह से जो भी कंपनसेशन का पैसा मिला, लोग जो कंपनसेशन सरकार निर्धारित किया उस पर सहमत नहीं हुए। बाद में इन लोग को अंडर प्रोटेस्ट समझाया गया कि फैक्ट्री लेने में बहुत जल्दी है, बहुत ये में है, इसलिए आप लोग अंडर प्रोटेस्ट अपना कंपनसेशन लेके ज़मीन खाली कर दीजिए ताकि निगम का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। अपना कंपनसेशन उठा लिए, जो भी पैसा मिला कुछ अपना मकान बनाने वगैरह में खर्चा कर दिए, बाकी पैसा सब आनंद फानंद में। पैसा तो रहने वाली चीज़ है नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया खत्म होते गया। लास्ट में जो कुछ आदमी को नौकरी मिला, बाकी जितने भी रहे वो सब को किसी को नौकरी नहीं दिया गया। एक बैच ही नौकरी में आए। तो लोगों को चूँकि कोई जगह तो सब छीन गई थी, कोई साधन था नहीं, तो यहाँ ट्राइबल होने के नाते सबका घर में एगो सिस्टम था कि ट्राइबल में हर ये में हड़िया दारू ये सब का है। तो लोग उसी को अपना व्यवसाय बना लिए, हड़िया बनाओ, दारू बनाओ और उसी से अपना व्यवसाय करो। समय बीतता गया, जो यंग बेच थे वे धीरे धीरे नशा के आदी होते गए, क्योंकि घर में ही नशा तैयार हो रहा है, उसी को पी रहे हैं, खा रहे हैं। करते करते पढ़ाई लिखाई भी उस बेच में जो लड़के थे पराया सब अनपढ़ रह गए। धीरे धीरे सब नशा का आदी जो होते गए, क्योंकि नौकरी तो किसी को लगा नहीं, बस वही हड़िया दारू ही व्यवसाय का जीवन साधन का एक रास्ता लग गया। कुछ लोग थे जो वहाँ खाली ज़मीन पड़ा पे खेती करते रहे, बाकी सब इसी करके जितने भी अभी का जो समय है, नौजवान वर्ग अधिक से अधिक बढ़ गए। माने 20 साल 22 साल 24 साल में जो बहुएं थी सब विधवा हो गई। किसका एक बच्चा, किसका 2 बच्चा, 3 बच्चा, ऐसे करके सब अपना अभी दाई धगलिन का काम करके बच्चों को पाल रही है, पढ़ा लिखा रही है। स्थिति तो बहुत नाजुक है। तो हमारा जो अपना व्यू जो है, अपना जो ये है कि विस्थापन में जितने भी लोग आए सब अभिशप्त जीवन जी रहे हैं
और किसी का भी जीवन स्तर के बारे सरकार में किसी तरह का ये कोई भी सुविधा नहीं है। कोई भी विस्थापित गांव में न पानी का सुविधा है, न स्कूल का सुविधा है, न हॉस्पिटल का सुविधा है। यहाँ पर इतने नौजवान लड़के मर गए टीबी होके, जो माने क्या कहिएगा, माने सब अकाल मृत्यु के तरह मरे हैं, जिनमें किसी का भी सही इलाज नहीं हुआ। यदि कुछ इलाज हुआ भी तो चूंकि किसी को किसी तरह का जीवन सुविधा नहीं है, तो वही हड़िया दारू जो हम बोले बना रहे हैं, पी रहे हैं, बेच रहे हैं और उसी में मर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल के नाम से सिर्फ एक लोअर प्राइमरी स्कूल बना था। हालांकि उस समय हमारे बड़े भाई थे लाल अंबिका नाथ साहदेव, वो बहुत संघर्ष किए। यहाँ शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि खास करके लड़कियों का शिक्षा का एकदम ये नहीं था, उन लोग दूर जाके पढ़ भी नहीं सकती थी। तो उसके बाद वो किए, तो यहाँ लगभग 5 एकड़ ज़मीन स्कूल के वास्ते सरकार से अलॉटमेंट हुआ, जो अभी भी है, जिसको कुछ लोग तो अभी अतिक्रमण कर लिए, कुछ उसमें मेला लगा रहे हैं, कुछ झंडा निकाल रहे हैं, कुछ करके बहुत छोटा जगह स्कूल के वास्ते रखे, बाकी सब कर लिए हैं। तो अभी तक स्कूल वहाँ बना नहीं, सिर्फ अपर प्राइमरी तक ही है, मिडिल तक अभी तो हुआ नहीं। जिस तरह का जीवन हम लोग जी रहे हैं उसको जीवन नहीं कहा जा सकता है। आप बस्ती में जाके देखें, बस्ती में इस तरह लोगों का रहन सहन है। शायद हमको लगता है कि लोग माने उस मकान में जो पशु रखते हैं या अस्तबल या कोई ये कहिए, उससे भी बदतर आदमी का मकान है। सिर्फ जीवन जी रहे हैं, माने हम लोग का जीवन स्तर का कोई भी ये नहीं है, माने उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक यहाँ का पहान कहलाते थे, उनको हम अपने नज़र से उसको भीख मांगते हुए देखे हैं, जो अभी गुजर गए। अभी उनकी जो पत्नी है, जो वाइफ है, अभी वो आंगनबाड़ी में जो खाना बनता है उससे एक मुट्ठा लेकर अपना जीवन पाल रही है। जो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक कहलाते थे, जो ट्राइबल का पुजेरी हैं, जो ट्राइबल में एक स्थान रखते हैं हर गांव में, यहाँ ट्राइबल का ये है वो पहान होता है, जो आदिवासियों का ट्राइबल का पुजारी हुआ करता है। वो गाँव में सबसे समृद्ध व्यक्ति होता है। उसका हालत यहाँ देखिएगा तो इतना दयनीय है कि उसकी वाइफ जो है वो अभी आंगनबाड़ी का राशन में अपना जीविका पालन कर रही है। सोचिए क्या स्थिति है। और उनका ज़मीन में आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं साहब, तो ये हम पर क्या गुजर रहा है, ये इससे व्यक्त होता है कि जिनका ज़मीन तुम ले लिया उनको किस स्थिति में कर दिया और तुम क्या कर रहे हो उनका ज़मीन को। यहाँ एक झुबा उराव का के है, झुबा उराव का के, जो विस्थापन से पहले लगभग हमको लगता है वो 8-10 एकड़ ज़मीन का मालिक भी रहा होगा। विस्थापन से पहले 8-10 एकड़ ज़मीन का मालिक भी रहा होगा। उसका 4 बेटा, उसके पिताजी थे ठेरका उराव, उसके पिताजी माँ मर गए, उसका लड़का झुबा उराव और एक भाई उसका और एक वो था, ये नाम याद नहीं हो रहा है, बिरसा या ऐसा कुछ नाम था। 2 भाई, दोनों मर गए। झुबा उराव का 4 बेटा, चारों मर गया। 3 का शादी हुआ था, एक तो कुवारा में ही मर गया। उसका भाई, उसका औरत वो मर गई, उसका बच्चा लोग मर गए। अभी देखिए खाली झुबा उराव का 3 बहुएं जो थी, उसमें एक बहू तो भाग गई, 2 बहू अपना बच्चों का माने दाई धंगलीन का काम करके उन लोग का पालन कर रही है। इतना झुबा अभी भी जिंदा है। इतना दर्दनाक उसकी कहानी है, माने जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बेचारा किसी तरह वो अपना, उसका बहू लोग जो दे रही है उसी पे पल रहा है, रहने का भी वही हालत है, उसका भी मकान रुका वही हालत।
अभी वो किसी तरह दाई धगने का काम करके लोग अपना घर को ठीक कर रहे हैं। उसका आवाज़ हम लोग ये वाजपेयी की तो जो मैडम है उनके साथ पीएमओ तक ले गए, पीएमओ तक उसका बड़े स्थिति को हम लोग किए, लेकिन वहाँ से जो जवाब मिला मैडम को कि झूबा उड़ाव का सब समस्या का समाधान कर दिया गया है, जबकि उसके पास अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया कि क्या हालत है, कौन है झूबा उड़ाव, क्या स्थिति में, पूछने तक नहीं आया। और पीएमओ को रिपोर्ट हो गया कि उसका सब समाधान कर दिया गया, उसका कोई दिक्कत नहीं। हमेशा मेरा कहना है कि हत्या विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी इसको लेकर लड़े। जब इसका इंक्वायरी रिपोर्ट आ गया तो उस समय आपका नामकुम सीओ, जो नामकुम ब्लॉक में सीओ थे, उनको आया कि इनका सर्वे करने के वास्ते इनका रिपोर्ट मांगा गया। वो रिपोर्ट दिए हैं कि इनका पुनर्वास हो गया है, पुनर्वास दे दिया गया है। सर, पुनर्वास का माने क्या है? पुनर्वास एक प्लानिंग के तहत होता है। उस समय यदि हमको मान लीजिए लोकमल दास के जनसंवाद में बुलाया जाता, हम तो क्लियर कर पूछते कि पुनर्वास का खर्च कितना आप बताइए हमको। आप पुनर्वास कहाँ किए? मकान में किए, दुकान में किए, गाछ के नीचे किए, खुला आसमान में किए? कहीं तो पुनर्वास किए होंगे। क्या है आपका प्लानिंग? क्या पुनर्वास आप कहाँ किए हैं? ये तो जवाब दीजिएगा ना। सिर्फ पुनर्वास हो गया बोलने से तो नहीं। पूरा बस्ती कहीं भी आप दिखा दीजिए कि पुनर्वास हुआ है। पुनर्वास का माने क्या है कि एक तरीका से किसी को बसा दिया जाए। जो लोग अपना मकान में थे, जिनका मकान आप तोड़े, जिनका पुश्तैनी मकान था, तो वो तो अपना व्यवस्थित तरह से अपना जीवन जी रहे थे ना। उनका आप उजाड़ के खुला मैदान में डाल दिया और बोल दिए पुनर्वास हो गया। तो पुनर्वास का माने जो है, पुनर्वास का जो परिभाषा, उसको पूरा कीजिएगा ना। पुनर्वास का क्या माने? खुला मैदान में लेके जमीन उपलब्ध करा दी, जमीन का पैसा ले लिया और मोटरी डाल दिए, पुनर्वास हो गया। अभी जो आप यहाँ पर कई को पुनर्वास हुआ है, इस्लाम नगर का पुनर्वास हुआ है, नगर बाबा खटाल का, जो अतिक्रमणकारी थे, किन्हीं का पुश्तैनी मकान नहीं था, किन्हीं का रैयती जमीन नहीं था, जो अतिक्रमणकारी थे उनका पुनर्वास हुआ। लेकिन जो हत्या विस्थापित अपना पुश्तैनी मकान तोड़वाए, जिनका रैयती जमीन गया, जो खतियानी जमीन वो गया, उनका पुनर्वास आज तक नहीं हुआ। आज तक खुला मैदान में लोग जी रहे हैं। ऐसा जगह उपलब्ध कराया गया जहाँ अपना नक्शा तक नहीं पास होता, अपना मकान नहीं बना सकते हैं। तो सिर्फ झोपड़ी नुमा घर बना के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और रिपोर्ट जा रहा है कि इनका पुनर्वास दे दिया गया। इसलिए विस्थापितों का डिमांड है कि एक विस्थापन आयोग खोला जाए, जहां विस्थापित अपना बात रख सके। विस्थापितों का दुख दर्द सुनने के वास्ते कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जहां विस्थापित अपना समस्या को रख सके। जब जब यहाँ विस्थापन का जो दिक्कत है उसको उजागर करने का कोशिश किया गया, कोई न कोई बहाना करके एगो बहुत बड़ा सरकार के पास ये है कि विस्थापितों को मालिकाना हक दे दो, विस्थापितों को मालिकाना हक दे दो। मेरे नज़र में ये जो मालिकाना हक वाली जो बात है एकदम बकवास है। देखिए, जो विस्थापितों को जिस जमीन आवंटित होता है उस जमीन पर उसको बेचने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि संविधान में ऐसा है कि किसी को माने भूमिहीन नहीं किया जा सकता है। संविधान के आधार पर किसी भी आदमी को भूमिहीन नहीं किया जा सकता है। तो जो विस्थापित हुए उनका सारा ज़मीन तो गवर्नमेंट ले लिया, सारा ज़मीन ले लिया। उनको रहने के वास्ते जो भी हुआ 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 25 डिसमिल दिया है। यदि उसको बेचने का अधिकार दे दे तो उसका तो रोजगार का साधन सब छीन लिया गया। एक ही बच्चा की जो 20 डिसमिल जमीन मिला है, तो यदि उसको दिक्कत हुआ तो उसको बेचेगा। तो यदि बेचने का अधिकार दे दिया गया तो उसको भी बेच देगा, तो उसको बेच दिया तो भूमिहीन हो गया। तो इसलिए इस तरह का प्रावधान रखा गया है कि जो आवंटित जमीन है वो बिक्री नहीं होगा। तो यदि बिक्री नहीं होगा
तो जो मालिक का परिभाषा जो बोलता है, मालिक का परिभाषा जो लॉ में बोलता है कि उस जमीन का लाभ हानि का वो मालिक होगा, उस जमीन को अपना इच्छा अनुसार उपयोग कर सकेगा, उसमें हर तरह का उसको उसमें लोन ले सकता है, उसको बेच सकता है, उसमें मकान बना। तो यहाँ तो किसी तरह का उसको अधिकार है नहीं, फिर मालिकाना हक हुआ कैसे? सिर्फ करेक्शन स्लिप और रसीद काट देने से तो मालिक नहीं हो जाता है। तो ये मालिकाना हक बोल के हर आवाज़ को दबा दिया जाता है। जी, हमको लगता है जो भी 9, 10, 11 गांव विस्थापित हुए, पूर्ण विस्थापित हुए हैं, उसमें कोई भी गांव का स्थिति सही नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत जितना जमीन कारखाना को जरूरत था, निगम को जितना जमीन जरूरत था, उससे 4, 5 गुना, 6 गुना अधिक जमीन एक्वायर कर लिया गया। नतीजा हुआ का एक्वायर जमीन खाली रह गए, लोगों को तो वहाँ से हटा दिया गया। अब वो ज़मीन में, खाली ज़मीन में लोग अतिक्रमण कर लिए, बाहर से लोग आके ज़मीन में घर बना लिए, उसको अपना अधिकार में करके। जो अभी जाके देखिए ऐसी स्थिति है, जो अतिक्रमण करके घर बनाए हैं, जो अतिक्रमणकारी हैं, उनको हटाने के वास्ते, उनके वास्ते पुनर्वास का व्यवस्था हो रहा है, उनका पुनर्वास किया जाए। लेकिन जो लोग अपना पुश्तैनी मकान, अपना लैती जमीन छोड़ के वहाँ से जिनको विस्थापित किया गया, उनका पुनर्वास आज तक नहीं हुआ। माने जमीन लेने के बाद जो जमीन मालिक का दुर्गति यहाँ किया जा रहा है, अभी देखिए यहाँ बगल में एयरपोर्ट के वास्ते अधिग्रहण हो रहा है, इन लोग का जमीन लेके, इन लोग का मकान लेके इन लोग को देहात में भेज दिया जा रहा है। देहात के लोग अपना जीवन स्तर सुधारने के वास्ते शहर में आ रहे हैं, और शहर के लोगों को विस्थापित करके देहात में, ये एकदम इस तरह का झारखंड में लूट है ना। हमको लगता है शायद कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है यहाँ जमीन लूटने का। यहाँ पर देखिए भूसूर बोल के कोई गाँव, जिसको विस्थापित करके अभी यहाँ रिंग रोड के बगल में पड़ा है, उबसा है, वहाँ पर आपका इसको दे दिया गया, सैटेलाइट को, स्टील से ये को दे दिया गया, जो अभी सैटेलाइट का नाम से जाना जाता है। अब सोचिए हम लोग जहाँ बसे थे उसको हटा के स्मार्ट सिटी बना रहा है। तो ये तो वही ना हुआ कि जो बसे थे उनको हटा के तुम दूसरों को बसा रहे हो। तो जो बसे हुए थे उनका जीवन स्तर को पहले सुधारो, उनको तुम नर्क में डाल दिया, तुम उनको देहात में फेंक दिया, तुम उनको निकम्मा बना के रख दिया, उनका जगह में तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, बड़ा स्मार्ट सिटी बना के जो बाहर के लोग हैं उनको बसा रहे हो। ये कौन सा नियम है, कौन सा संविधान है कि हमको अलग अलग दिशा और दूरी में इस तरह से बसा दिया गया कि हम एकजुट हो ही नहीं सकते हैं, और एकजुट होकर हम अपना आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और ऐसे छिटपुट जो आवाज़ उठ रहा है, इसको वही दबा दिया जा रहा है। यदि कोई पत्रकार इसको उजागर करना चाहे तो उसकी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। हम तो बहुत जगह ये अपना वक्तव्य दे चुके हैं, लेकिन कहीं किसी तरह का कोई आवाज़ आगे आता ही नहीं है। जो विस्थापन से पहले 8 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़, 20 एकड़ जमीन के मालिक हुआ करते थे, आज सब गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। विकास हो, विकास का हम विरोधी नहीं है, हम विकास का समर्थन करते हैं। हम तो उदाहरण हैं विकास के, आज नहीं, 59-60 में हम अपना जमीन दिए हैं देश का विकास हो बोल के। हमसे पहले कोई विकास के बारे में सोचा है? सबसे पहले विकास के वास्ते त्याग करने वाले हम, और हमारा विनाश आप कर दिए साहब। हम विकास के समर्थक हैं, लेकिन विनाश रहित विकास का, जिससे विनाश नहीं हो। आप अपना एक तरफ विकास करके दूसरा तरफ विनाश कर दीजिएगा, इसका हम विरोधी हैं। विकास सहित विनाश होना चाहिए, विकास रहित विनाश हमको एकदम स्वीकार नहीं। माने जो विनाश सहित विकास है हमको स्वीकार नहीं है। यदि एक तरफ आप विकास कर रहे हैं तो जिसका जमीन ले रहे हैं उसका भी विकास कीजिए, दोनों तरफ से विकास हो। हम एक तो मेरा 3 मांग के वास्ते हमारा हमेशा संघर्ष रहा है।
हमारा पुश्तैनी मकान तोड़ा गया है, हमारा पुनर्वास हो। जिस उद्देश्य के वास्ते मेरा जमीन लिया गया है, उद्देश्य का पालन हो। जिस भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मेरा जमीन गया है, अधिनियम के आधार पर जमीन का उपयोग हो, हमें स्वीकार है, अन्यथा कोई भी उससे अन्यथा हम स्वीकार नहीं करते। उसके अलावे तीसरा में है जो विस्थापन से जो हमारी क्षति हुई है, उस क्षति का पूर्ति हो। क्षति पूर्ति का कहने का अर्थात तात्पर्य है कि हम विस्थापन से पहले 12 एकड़ जमीन के मालिक थे, अभी हमको हमारे नाम से लाल कार्ड इशू हुआ, तो हमारी पतन कितनी हुई, उस पतन का हमको भरपाई चाहिए। वही मेरा माने क्षति पूर्ति का वही तात्पर्य है। विस्थापितों का अस्तित्व को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश हुआ है, और उस साजिश के शिकार संपूर्ण 32 गांव के हटिया विस्थापित प्रभावित लोग पड़ रहे हैं। और इन लोग का आवाज़ सुनने के वास्ते कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है। बहुत बार यह हुआ कि विस्थापित आयोग का गठन किया जाए, मैडम वगैरह बहुत बार इसके वास्ते संघर्ष भी करी कि विस्थापित आयोग का गठन किया जाए। विस्थापित आखिर अपना समस्या लेके जाए कहाँ पर रखे अपना समस्या। वैसा कोई संस्था नहीं है जहां हम विस्थापित जाके अपना समस्या रख सकें। न्यायालय में जा रहे हैं, न्यायालय सुनने के वास्ते तैयार नहीं है। मीडिया में जा रहे हैं, मीडिया उसको छापने के वास्ते बोलने के वास्ते तैयार नहीं है। सरकार तो आंख मूंद के लूटने के वास्ते बैठी हुई, सुनेगा कि हमारा आवाज़। ये तो है हटिया विस्थापितों की। जब जमीन यहाँ लीज में देने का किया तो उस समय बहुत लोग माने न्यायालय में भी गए कि भाई ज़मीन आप कैसे ऐसा कीजिएगा। तो वही डीड ऑफ कन्वेंस के माध्यम से ही वो केस को ख़त्म कर दिया गया कि नहीं, ज़मीन का डीड हो गया है। इधर हाल में माने अगला ये 2-3 सत्र में यहाँ का 3 गो विधायक विधानसभा में प्रश्न भी रखे कि रैयतों का ज़मीन किस अधिग्रहित ज़मीन को किस हिसाब से लीज में दिया जा रहा है, किस तरह से बेचा जा रहा है, इसका नीलामी हो रहा है। ये सादा डीड में जो डीड रजिस्टर्ड नहीं है, उस ये डीड से कैसे अरबों खरबों का ज़मीन का घोटाला कर दिया जा रहा है। सब जितने भी प्रश्न किए गए विधानसभा में सबको पेंडिंग में रख दिया गया। फिर हम इधर से आवाज़ उठाए कि भाई यदि मामला पेंडिंग है, विचाराधीन है, तो काम रोक दिया जाए। जब तक मामला विचाराधीन है काम रोक दिया जाए। लेकिन कहीं किसी तरह का भी सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग बराबर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन को यहीं पर दबा दिया जा रहा है। हम आरटीआई भी किए हाई कोर्ट को कि ज़मीन क्या किसी का ज़मीन को मंदिर के नाम से बनाने के नाम से लेकर उस पर मधुशाला बना देना न्याय संगत है। उसी तरह लोहा कारखाना बनाने के नाम पर लिया गया ज़मीन में स्मार्ट सिटी कितना न्याय के मान्यता रखता है। हमको प्रथम ये में तो कुछ जवाब नहीं मिला। जब हम प्रथम अपील में गए उसके बाद रजिस्ट्रार हमको दिए हैं कि आरटीआई के अंदर हाईकोर्ट आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता है, तो आप इसके वास्ते रीड में आइए। तब हम रीड किए। मेरा ज़मीन कैसे हमारा उसमें गुजर बसर चल रहा है, हमारा अधिग्रहित हुआ है, मुआवजा लिए हैं, पर ज़मीन मेरा इस्तेमाल में नहीं आया, ज़मीन खाली है। हमको किसी तरह का सेवा का सुविधा नहीं दिया गया। हमारा जीवन उसी पर निर्भर है, जितने भी हमारा परिवार उसी से चल रहा है। कैसे स्मार्ट सिटी में हमसे ज़मीन छीन लिया जाएगा। हम न्यायालय में भी गए। इधर 3 साल के बाद हम 18 में गए हैं न्यायालय में। अगला साल ये नवंबर में लगभग मेरे जो अधिवक्ता अजय सिंह हैं, उनको नोटिस करके
मेरा केस विड्रॉ करा दिया गया। हमको कोई सूचना नहीं, किसी तरह का ये नहीं। बाद में वकील साहब हमको खबर किए कि लाल साहब आपका तो केस विड्रॉ हम कर लिए, हमको प्रेशर हुआ हाईकोर्ट से, केस विड्रॉ कर लिए हैं। हम बोले तो विड्रॉ करने का तो क्या कारण, तो कुछ बता होगा, तो मैं यूँ बोल रहे हैं केंद्र सरकार का गाइडलाइन फॉलो कीजिए। हम बोले तो देखिए क्या है, तो फिर उन नेट में देख के बताया कि इसके वास्ते मुख्य सचिव या गवर्नर के पास आप जा सकते हैं। तो मामला अभी वहीं पर है, इधर हम ये नहीं किए हैं, लेकिन मामला चल रही है। जो केस हाईकोर्ट में हो रहा है वो केस को खारिज नहीं किया जा रहा है, रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, उसको वापस करवा दिया जा रहा है। यदि वो केस खारिज हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, तो हम उसको लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट जाने का माने रास्ता ही नहीं दे रहा है। लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने से इस बात हाईलाइट होगा, इस पर सुनवाई होगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ही नहीं है। सिर्फ आईएएस और यहाँ का न्यायालय भी, चूँकि न्यायालय का बिल्डिंग भी वही अवैध जमीन में बना है, यहाँ का न्यायालय जो खुद अवैध में निर्माण हुआ है वो क्या न्याय दे सकता है। सरकार से ही पूछ लिया जाए कि उच्च न्यायालय के वास्ते कब जब भूमि अधिग्रहण किया गया, कब इसका नोटिफिकेशन हुआ, कब इसका नापी हुआ, कब इसका नोटिस हुआ, कब इसका गजट पास हुआ, जो विधानसभा बना उसके वास्ते कब भूमि अधिग्रहण हुआ, कब उसका गजट निकला, कब कहाँ का जमीन एक्वायर हुआ, इस कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, कोई जवाब नहीं है। सब जो कारखाना के वास्ते या निगम का टाउनशिप के वास्ते जो जमीन अधिग्रहण किया गया उसी में सब निर्माण कर दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे मुफ्त का जमीन मिल गया है, जो इच्छा वैसा कर रहे हैं, जो हुआ हुआ। अब उसमें सरकार बिजनेस खोल दी, स्मार्ट सिटी बनाओ, उसको ऑक्शन में दो, उसको बेचो, उसको नीलामी कर दो, लीज में दे दो, सब तरह का है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं देखिए, लेकिन इतना मेरा कहना है कि जो भी अधिग्रहित जमीन में, हटिया विस्थापितों का जमीन में जो भी निर्माण हो रहा है, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे हाईकोर्ट हो या विधानसभा हो, स्टेडियम हो, सब अवैध निर्माण हैं। आज न कल जिस दिन भी इसका जांच होगा ये सब अवैध करार दिए जाएंगे और ये टूटेंगे। भले मेरा जीवन काल में नहीं, लेकिन भविष्य में कभी भी ये अवैध को वैध नहीं किया जा सकता है, ये मेरा दावा है। जितने भी पार्टी हैं सबको झारखंड में मौका मिला, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, केंद्रीय पार्टी हैं, सबको झारखंड में मौका मिला, लेकिन कोई भी यहाँ का जनता के बारे, यहाँ का विस्थापित के बारे एक काम नहीं किया है, एक शब्द नहीं बोला, ना सोचा। यहाँ प्रधानमंत्री आए, यहाँ धुलवा है प्रभात तारा मैदान में, एक बार नहीं 4 बार माननीय मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी सर, एक बार नहीं 4 बार यहाँ से पूरा देश को संबोधित किया है, पूरा दुनिया देखा है। लेकिन जो प्रभात तारा, जो यहाँ का विस्थापितों का सीना है, उस सीना पर खड़ा होकर 4 बार संबोधन के देश को, लेकिन एक शब्द विस्थापित के वास्ते नहीं बोले। तो ये यहाँ का माने किस तरह से हमको नेगलेक्ट किया जा रहा है, किस तरह से हमारे माने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको दर्शाता है। काफ़ी दुख लगता है कि प्रधानमंत्री जो युग पुरुष कहे जा रहे हैं, जिनको अभी पूरा वर्ल्ड में माने एक बार स्थान है, हमारे सीना पर खड़ा होकर 4 बार संबोधन किए और एक शब्द हमारे वास्ते नहीं बोले। तो इससे लगता है कि विस्थापितों का कितना कद्र है इस दुनिया में, इस देश में, झारखंड में कितना कद्र है हमारा। विस्थापित एक अभिशाप से कम नहीं है। हम जो शुरू में बोले हैं कि विस्थापन एक अभिशाप है, इस पूरा प्रक्रिया को यदि देखें ना तो एक अभिशाप से कम नहीं है विस्थापन। जब इधर से आवाज़ उठी कि विस्थापितों का बहुत बुरा हाल है, तो रामेश्वर उरांव को दिया गया। रामेश्वर उरांव सतरंजी में, कहीं धुरवा वगैरह में किए और सब रिपोर्ट दे दिए, विस्थापितों का सब हालत ठीक।
माने सिर्फ धोखा और सिर्फ धोखा। जब से विस्थापन हुआ है उस समय से विस्थापित के साथ धोखा ही धोखा हो रहा है, आज तक हो रहा है। एक विज्ञापन आया आज कि यदि सरकार का इस जमीन को ऑक्शन करने का या जमीन को बंधिक देने का, लीज देने का प्रपोजल तैयार है, यदि किसी का आपत्ति है तो आपत्ति दे सकते हैं। पूरा बस्ती के तरफ से 104 आदमी का हस्ताक्षरित माने आपत्ति हम दिए हैं, अपना भी पर्सनल दिए हैं और भी कई एक लोग अपना पर्सनल दे चुके हैं, लेकिन किसी को कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इन लोग एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि यदि कोई काम करने से पहले एक आपत्ति मांगा जाए तो आपत्ति मांग दे रहे हैं, उस पर सुनवाई नहीं। काहे तो यहाँ जो प्रोग्राम जो है, एजेंडा जो है वो पहले तैयार हो जाता है, आपत्ति बाद में मांगी जाती है, खाली फॉर्मेलिटी के वास्ते कि हाँ हम आपत्ति मांगे, नहीं तो उस पर सुनवाई नहीं होता है। और यहाँ किसी का सुनने वाला नहीं। मीडिया ये बात को छापने तक के वास्ते तैयार नहीं है, सुनने तक के वास्ते तैयार नहीं है। हम तो कई एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सब बात को रखे, कई एक जगह मीडिया में रखे, लेकिन कहीं ये बात माने ऊपर तक आवाज़ नहीं आ रहा है। जब मुख्यमंत्री जन संवाद में रघुवर दास के सरकार के टाइम में एगो उनका ये था कि मुख्यमंत्री जन संवाद के जरिए वो किसी का भी जो माने दिक्कत है, जो भी तकलीफ है, जो भी ये ऑब्जेक्शन है, उसको हर महीना का अंतिम मंगलवार को सुनेंगे बोल के यहीं पर है कार्यालय। तो हम उस पर अपना आपत्ति दिए। 3 मांग हमारा उसमें था, 3 चीज़ हम उनसे पूछे थे कि हमारा विस्थापन हुआ है, पुनर्वास आज तक नहीं हुआ, ये कब होगा? या हमारा जमीन दूसरा में मेरा जमीन जिस उद्देश्य के वास्ते लिया गया उस उद्देश्य से हट के उसका उपयोग हो रहा है, उससे हट के उसका निर्माण हो रहा है, तो ये निर्माण को हम अवैध करार देते हैं, इसको अविलंब रोका जाए। और तीसरा में था जो विस्थापन से जो हमारी क्षति हुई उसका क्षतिपूर्ति हमको कर दिया जाए। 6 महीना साल भर के बाद हमको वहाँ से फोन आया कि अगला मंगलवार आप मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे, तो आप अपना जो भी कागजात है कागजात तैयार करके रखें, आपको समय दिया जाता है कि आप मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे। हम अपना तैयारी कर लिए। 2 दिन के बाद फोन आता है कि सर आपका जो मांग है तो आप इसमें लिखते हैं कि आपका पुनर्वास नहीं हुआ, तो ये ब्लॉक से तो यहाँ आया है कि सब जितने भी विस्थापित हैं सबका पुनर्वास कर दिया गया है। हम बोले एकदम गलत बात है, एकदम झूठ है। दूसरा में आप बोलते हैं कि जो अधिग्रहित जमीन है उस पर विभाग कहता है कि हम अपना जो भी इच्छा हम उस पर निर्माण कर सकते हैं, वो किसी को रोकने का उसमें अधिकार नहीं है। हम बोले ठीक है, यदि वैसा है, निगम को ऐसा अधिकार है तो हमको अधिकार दिखाएं। हमको दिए हैं, मेरा जमीन लोहा कारखाना के वास्ते लिया जा रहा है, अभी आप स्मार्ट सिटी निर्माण कर रहे हैं, तो यदि वैसा प्रावधान है भूमि अधिग्रहण अधिनियम में तो हमको दिखा दें। हमको जहाँ तक अपना जानकारी है कि जो उद्देश्य लिख दिया गया है तो उद्देश्य से हट के वो निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप हमको दिखा दें, हम वापस चले जाएंगे। तो उस पर भी कुछ जवाब दे दिए। तीसरा में बोले कि ये जो आप विस्थापन से जो क्षति बोल रहे हैं, क्षतिपूर्ति का क्या माने है? हम बोले सर आप तो IAS हैं, आपको यदि चपरासी बना दिया जाए तो आपका क्या क्षति होगा? एक IAS को यदि चपरासी बना दिया जाए तो क्या क्षति होगा? तो बोले हमको आपका कहने का तात्पर्य
बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले विस्थापन से पहले हम 12 एकड़ ज़मीन का मालिक हुआ करते थे। विस्थापन से पहले 11 एकड़ ज़मीन का मालिक, जिस ज़मीन को आप अभी 11 लाख रुपये डिसमिल बेच रहे हैं, 11 लाख रुपये डिसमिल जो ऑक्शन में दे रहे हैं या नीलाम कर रहे हैं, उस ज़मीन का 12 एकड़ ज़मीन का हम मालिक हुआ करते थे। उसके नाम से विस्थापन के बाद अभी हमको लाल कार्ड इशू हुआ है। 12 एकड़ ज़मीन का मालिक को आप गरीबी रेखा से नीचे ढकेल दिए हैं। अब आप आकलन कर लीजिए, आप तो IAS हैं, कि हमारा कितना क्षति हुआ। इतना सुनने के बाद वो बोले अच्छा ठीक है सर, आपको हम ये विभाग माने ये में रख रहे हैं, फिर जैसा होगा आपको खबर किया जाएगा। दूसरा दिन फोन आ रहा है कि नहीं, ये मंगलवार को आपको चांस नहीं दिया जाएगा, विभाग कह रहा आपका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आज तक समाधान नहीं हुआ। बाद में रघुवर दास का सरकार भी ख़त्म हो गया, मामला उसी तरह का ला गया। अभी भी मेरा लड़ाई जारी है। अभी भी हम जितना अपने बल पर प्रयास है, हम अपना लगे हुए हैं। जहाँ भी विस्थापितों का होता है, हम हमेशा, मैं अपने स्तर से हमेशा प्रयास में हूँ। मुख्यमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, गृह मंत्री को लिखा, आपका राष्ट्रपति को लिखा, महामहिम तक मेरा पत्र गया है। लेकिन बाद में कहीं से हमको कोई जवाब नहीं मिला। बाद में सुनने में आया कि यहाँ सचिव लोगों का कहना है कि अरे सादे को लिखने दो ना, लिखने दो, जो भी आएगा सब तो हम लोग के पास आएगा, हम लोग लिख लेंगे। 2018 में स्मार्ट सिटी का प्रपोजल आ गया। यहाँ भी भाजपा सरकार, हम लोग के रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। तो उससे पहले फिर एक दफ़े बात हुई ज़मीन बेचने का, कि क्वार्टर बेचेगा। तो उस समय भी हम लोग आवाज़ उठाए कि विस्थापितों का ज़मीन बिक्री क्यों होगा। आप जो हम लोग से ज़मीन ले लिए हैं, क्वार्टर बना लिए, इसको बेचिएगा कैसे। तो बिक्री नहीं करके लीज में देना शुरू किया। उस तरह से चलते गया। फिर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। उस समय भी हम लोग उनके पास बात रखे, तो यही कुत्ते बोल के, वो भी अधिग्रहित गांव है, वहाँ पर अर्जुन मुंडा बोले थे कि हम किसी भी कीमत पर विस्थापितों का ज़मीन लूटने नहीं देंगे। और वो जितने दिन चीफ मिनिस्टर रहे, विस्थापित का ज़मीन को कोई किसी तरह का नहीं कर सका। लेकिन बाद में जब रघुवर दास यहाँ मुख्यमंत्री बने, भाजपा सरकार ही था, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री बने तब स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम ले लाए। ये जो स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, देखिए फैक्ट्री के बगल में बन रहा है। जो भारी अभियंत्रण निगम HEC जो फैक्ट्री है, ठीक उसका बाउंड्री से लग के बन रहा है। इसका माने कोई ये नहीं है कि स्मार्ट सिटी जो प्रदूषण रहित सिटी होता है, उसको फैक्ट्री के बगल में, फैक्ट्री से सटा के बनाने का माने सिर्फ ये साफ दिख रहा है कि फैक्ट्री को बंद करने का प्रक्रिया चल रहा है। यार, हम एज ए विस्थापित स्मार्ट सिटी से हमको कोई लेना देना नहीं। हम स्मार्ट सिटी का विरोध नहीं कर रहे, स्मार्ट सिटी बने, लेकिन जो फैक्ट्री है, जो निगम के वास्ते हमको विस्थापित किया गया, उसको साहब आप बंद करके स्मार्ट सिटी बनाइएगा। हमारा क्या होगा? स्मार्ट सिटी हमारे वास्ते तो नहीं बन रहा है। यहाँ बड़े बड़े कारपोरेट लोग आएंगे, बड़े बड़े लोगों को अलॉटमेंट होगी, फैक्ट्री बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद विस्थापितों का क्या होगा? जो विस्थापित एक आशा में फैक्ट्री में हमेशा उनका रोजगार चलेगा या उनको नौकरी मिलेगी, ये आशा में जो अपना ज़मीन जगह दे दिए हैं, उनका क्या होगा? यहीं पर कुत्ते में वो सभा रखा गया था जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। वो बोले यहाँ पर स्मार्ट सिटी बन रहा है, हम विस्थापितों का
माँ बहनों को दाई का नौकरी देंगे। अब सोचिए एक तरह से विस्थापितों का माने कितना कद्र है इन लोग का नज़र में, जिनका जमीन जगह घर दरवाजा अपना पुश्तैनी मकान रहती ज़मीन ले लिए साहब, और आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके माँ बहनों को दाई बनाने का आप माने आश्वासन दे रहे हैं। माने कितनी नैतिकता सरकार की गिर गई है, ये इससे प्रभावित होता है। मुख्यमंत्री का एकदम आम सभा में बयान है कि विस्थापितों के माँ बहनों को हम दाई भंगरीन का नौकरी देंगे या झाड़ू पोछा का काम करवाएंगे। एक तरह से हम विस्थापित तो उसको अपने ऊपर गाली का ये नज़र से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने विस्थापितों को गाली दिया है। लेकिन इस तरह का जो इन लोग वक्तव्य देते हैं, इससे क्या जाहिर होता है कि विस्थापितों को इन लोग के नज़र में हम क्या हैं। स्मार्ट सिटी हमको ज़रूरत नहीं है, तुम हमें स्मार्ट बना दो ना, इस सिटी तो अपने बन जाएगा। जो तुम यहाँ के विस्थापितों को स्मार्ट बना दो, सिटी अपने आप बन जाएगा। फैक्ट्री को चालू रखो, फैक्ट्री का विस्तार करो, इतना काफ़ी जगह है। यदि फैक्ट्री में किसी तरह का दिक्कत आ रही, 4 गो प्लांट और बना दो। HEC एक ऐसा प्लांट है सर, ये मदर इंडस्ट्रीज, ये कारखाना बनाने वाला कारखाना है, ये फायदा में जाएगा ऐसा कोई इस तरह का नहीं है। क्योंकि इसका कोई भी प्रोडक्ट बाजार में नहीं बिकता है, ऐसा कोई भी सामान निर्माण नहीं करता जो बाजार में बिके। यदि इसको माने आगे बढ़ाना ही है, यदि इसको माने ऐसा करना है कि कुछ इनकम करे, बाहरी कमाए, तो इतना एक्वायर ज़मीन है, इतना जो आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो, दुनिया का ज़मीन को तुम ये ऑक्शन में दे रहे हो, नीलाम कर रहे हो, उसमें 4 गो प्लांट और बैठा दो, अपने आप यहाँ का माने विकास हो जाएगा, लोग अपने आप स्मार्ट बन जाएंगे। सोचिए मेरा ज़मीन को औले पौले दाम पे उस समय हमको लगता है कि 5,000 रुपये 4,000 रुपये एकड़ लिया गया है, और उस ज़मीन को आप 11 लाख रुपये डिसमिल के हिसाब से बेच रहे हैं। मकान बना के स्मार्ट सिटी में क्या होगा, जो मकान बन रहा है सब बिकेगा। तो जब सरकार इस तरह का शोषण कर रहा है, सरकार इस तरह का मतलब ये कर रहे हैं, तो सोचिए रैयत का क्या होगा। ये अनुसूची की बात करते हैं, ग्राम सभा का बात करते हैं, जो संविधान का चर्चा देहात में हो रहा है, ये सब क्या है। यदि 5वीं अनुसूची को देखा जाए तो 5वीं अनुसूची में ट्राइबल लैंड एक्वायर हो ही नहीं सकता है। यदि ट्राइबल लैंड को एक्वायर करना तो उसके वास्ते प्रावधान है, उसके वास्ते आप ग्राम सभा में जाइए, उसके वास्ते पढ़ा व्यवस्था उसका चयन करेगा, उसके वास्ते आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये सब कुछ तो हुआ नहीं, आनंद फानंद में यहाँ बस जैसे पाया तैसे सब ट्राइबल लैंड एक्वायर कर लिया। अब ट्राइबल लैंड में तुम स्मार्ट सिटी बना रहे हो, तो स्मार्ट सिटी में कौन ट्राइबल को दोगे, जबकि CNT एक्ट बोलता है कि ट्राइबल लैंड को ट्राइबल ही ले सकता है। वो भी कौन ट्राइबल, जो उसी थाना का, उसी बस्ती का, वहीं का ट्राइबल हो वही ले सकता है, दूसरा नहीं। तो जो तुम स्मार्ट सिटी बना रहे हो किसको दोगे, कौन ट्राइबल को दोगे, वो ट्राइबल लैंड का नेचर कैसे चेंज कर दोगे। इस तरह के बहुत सारे माने प्रश्न हैं जो यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो चल रही है, जो IAS नीति जो चल रहा है, यहाँ किसी का आवाज़ को उठने ही नहीं दे रहा है। खुद अपने विज्ञापन में लिखते हैं कि यदि उद्देश्य से परे काम होगा तो जमीन वापस ले लेंगे। वो जिस जमीन को जिस उद्देश्य के वास्ते लीज में दे रहे हैं या ऑक्शन कर रहे हैं, लेने वाला यदि उद्देश्य से परे करना चाहे तो जमीन वापस हो जाएगा। और हमारा जमीन को जिस उद्देश्य के वास्ते लिया गया, उससे अलग आप उसमें बिजनेस खोल रहे हो, जमीन को बेच रहे हैं, हमको जमीन वापस नहीं होगा। ये एक देश में एक में कैसा संविधान है, क्या है। लोग जो संविधान के बारे में सवाल उठा रहे हैं, कौन सा संविधान में ऐसा है कि किसी को बसाने के वास्ते बसे हुए को हटाया जाए। जो आदमी सदियों से बसा हुआ है, किसी नया को बसाने के वास्ते वो बसे हुए को हटा दिया जाए।
ये कौन सा संविधान है? यदि संविधान में ऐसा है तो हम ऐसा संविधान का बहिष्कार करेंगे। लोग मेरा वक्तव्य को विवादित कह सकता है, लेकिन मेरा जो व्यू है उसको आप समझिए कि यदि बसे हुए को हटाकर किसी को बसाने का प्रावधान है तो ऐसा नियम को हम खारिज करते हैं, हम इसको नहीं स्वीकार करते। और अब तो हम एक चिट्ठी जो लिखे थे, जो ये राष्ट्रपति महोदय को लिखे थे, उसमें हम क्लियर लिखे थे कि सर जो स्मार्ट सिटी विस्थापितों के ऊपर परमाणु प्रहार जैसा हो रहा है, इससे हटिया विस्थापितों का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। इसको कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो हम लोग हटिया विस्थापित थे, हम लोग को तो विस्थापित कर दिया गया, जमीन खाली कर दिया गया, वो जमीन अतिक्रमणकारी लोग के हाथ में हो गया। अब स्मार्ट सिटी के वास्ते अतिक्रमणकारी को हटाया जा रहा है, तो अब होगा का हटिया विस्थापित नहीं, वो स्मार्ट सिटी विस्थापित कहलाएंगे। कौन? तो जो अतिक्रमणकारी है, जो वहाँ के रैयत, जो खतियानी रैयत थे, उनका अस्तित्व खत्म। अब जो अतिक्रमणकारी है उन लोग विस्थापित कहलाएंगे। तो ये तो हम लोग का जो विस्थापन का जो ये है उसका अस्तित्व को तो खत्म कर दे रहा है ना। तो मेरा लिखने का वही तात्पर्य है कि विस्थापितों का अस्तित्व के ऊपर ही परमाणु प्रहार जैसा है, जो इसका अस्तित्व को ही खत्म कर देगा, जिसको आप स्मार्ट सिटी नाम दे रहे हैं। तो यदि विस्थापितों का, हटिया विस्थापितों का अस्तित्व को बचाना है तो स्मार्ट सिटी को रोकना ही पड़ेगा। जब तक स्मार्ट सिटी नहीं रुकता है, हटिया विस्थापितों का अस्तित्व नहीं बचेगा।